देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चर्चा में बंगाल। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी के साथ साथ बंगाल का सियासी पारा भी उबल रहा है। मैदान में एक तरफ बीजेपी की पूरी सेना है, तो दूसरी ओर सिर्फ ममता बनर्जी। दोनों ओर से जोरदार चुनावी तीर चल रहे हैं। Every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो। नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। चुनाव इतना जोरदार चल रहा है तो हमने भी सीधे कोलकाता से आपके लिए ये देश है हमारा के स्पेशल एडिशन की व्यवस्था की है। अपने आप में इस बेहद अनोखे प्रयोग में आज आप अमिश देवगन के साथ बंगाल चुनाव पर सबसे विश्वसनीय डिबेट देखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और हम मौजूद हैं कलकत्ता में यानी कोलकाता में। और कोलकाता में आज हम बात करेंगे कि बंगाल का चुनाव किस ओर जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। ममता बनर्जी कह रही है कि खेला हो बे। लेफ्ट और कांग्रेस भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारी इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट तीनों मौजूद होंगे। तो एक संपूर्ण विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बंगाल का चुनाव कहां जा रहा है। शोर शराबा आज की इस बहस में नहीं होगा, यानी आज सीधी सीधी चर्चा होगी उन लोगों से जो आखिरकार चाहते हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बंगाल में बने। मेरे साथ मौजूद है फुआद हलीम साहब, आपका स्वागत है सर इस चर्चा में। लेफ्ट के नेता हैं, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ तौसिफ खान साहब हैं जो कि टीएमसी के हैं और अपनी बात को बेबाकी के साथ रखते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो पिछले 1 महीने से कैंप करे हुए हैं बंगाल के अंदर। ऐसा लगता है कि सरकार बना के ही जाएंगे। और सबसे पहले फुआद साहब आपसे चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, ये टीएमसी और बीजेपी जो है वो तो खूब आपस में, कोई कह रहा है खेला होवे, कोई कह रहा है विकास होवे। लेकिन मेरा सवाल आपसे फुआद भाई यही है, आपका क्या होवे? राहुल बाबा तो आए ही नहीं है, राहुल जी तो आए ही नहीं है यहाँ पर। देखिए, हमारे चुनाव तो राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं। हमारे चुनाव यहाँ के पार्टी के जो स्थानीय नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो लड़ रहे हैं और संयुक्त मोर्चा के जो लीडरान हैं वो लड़ रहे हैं। तो पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि बंगाल के आवाम के सामने में जो अहम मुद्दा है वो अहम मुद्दा है नौकरी का, अहम मुद्दा है महंगाई का। और ये दोनों चीज़ों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। तो उन लोगों को नेता खोजने पड़ रहे हैं और हम लोग वोटर खोज रहे हैं। फर्क यहाँ पर है। अच्छा, वोटर खोज रहे हैं आप? जी, वोटर खोज रहे हैं। और वोटर ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल के कुशासन में किसी को नौकरी नहीं दी मगर पश्चिम बंगाल में, और 10 साल का कुशासन में तृणमूल कांग्रेस ने नहीं दी। ये है वोटर का जो आप चाहते नहीं है। लेफ्ट चाहता नहीं है कि राहुल जी यहाँ पे आके प्रचार करें, ऐसा है? देखिए, आपको तो लग रहा है सवाल तो पूरा राहुल गांधी केंद्रित है। आप तो आवाम के मुद्दों को तो चर्चा ही में नहीं लाना चाह रहे हैं। अभी तो चर्चा जरा आवाम को थोड़ा सा महत्व दीजिए। आवाम के बाद आवाम जो चाह रही है उसके बाद आपको क्या लगता है आवाम के पास नौकरी का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है? सभी मुद्दे हैं, सभी की बात करेंगे। तो लेफ्ट का मुद्दा आवाम का मुद्दा है और आवाम कह रही है कि पश्चिम बंगाल में रेल का नौकरी जैसे मोदी ने बंद कर दिया, बैंक का नौकरी बंद कर दिया, उन्होंने बाकी सब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में नौकरी बंद कर दिया। हमारा मुद्दा अहम वही नौकरी और महंगाई रहेगा। और फिरका परस्ती का जो पर्दा के पीछे में ये जो चोली दामन का खेल कर रहे हैं ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, इसको बंद करना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, मैं फिर आपसे पूछता हूँ, राहुल जी के सवाल पर आप बच रहे हैं या आप इससे बच रहे हैं कि राहुल जी यहाँ आए नहीं? 10 सेकंड में इसका यहाँ पर तो सीधी सवाल ये है कि हम लोग आवाम से जुड़े हुए हैं और आवाम अभी राहुल गांधी आए या ना आए इसके ऊपर ज्यादा जहन नहीं दौड़ा रहे। वो लोग नजर दौड़ा रहे। वो कह रहे हैं कि अपना जो खामियाजा है उसको छिपाने के लिए ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी ज्यादा घूम रहे हैं और आवाम का मुद्दा को वो लोग सामने नहीं लाना चाह रहे हैं। जी, मैं आखिर में आप सबसे आपकी सीटें भी पूछूंगा। बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना खास क्यों हो गया है? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो है कि आपको धन्यवाद। आज आप एक डिस्कशन करा रहे हैं, कहीं ना कहीं तू में नहीं हो रही है। आपका प्रश्न कि बंगाल का चुनाव ये महत्वपूर्ण क्यों है? बीजेपी मैं तो बोल रहा हूं बीजेपी के कौन सा चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है।
आपको याद होगा चंद महीनों पहले जब हैदराबाद में म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव हो रहे थे, उस समय आपने पूछा था कि बीजेपी के लिए एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है। गुजरात के अंदर भी आपने देखा निकाय चुनाव के रिजल्ट आए, वो भी हम अच्छी तरह से कैंपेनिंग कर रहे थे, जीतने के लिए लड़ रहे थे। जब से आपने देखा होगा 2014 के बाद भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, हर चुनाव चुनौती होता है और शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ हर चुनाव को लड़ना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी आए नहीं आए ये मेरा विषय नहीं है, ये उनके पार्टी का विषय है, किससे वो कैंपेनिंग करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं। मगर मैं अपने नेताओं के रूटीन को व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि अमित शाह यहां आते हैं तो रात 4 बजे तक बैठक करते हैं, सुबह 6 बजे उठकर वो अपनी दूसरी बैठक के लिए या रैली के लिए निकलते हैं। मैं आदरणीय नड्डा जी को देखता हूं बतौर अध्यक्ष, वो रात भर यहां जाग करके पार्टी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मुझे क्या प्रेरणा मिलेगा? जब मेरे नेता हर चुनाव में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे। इसलिए बड़े नेताओं का काम मेहनत करना हो। मैं राउंड बाय राउंड आऊंगा, तुष्टिकरण और फिरका परस्ती की भी बात करी, उसकी भी बात करूंगा। लेकिन तौसीफ जी, सवाल आपसे सबसे बड़ा यह है कि 10 साल का आपका शासन है इधर, और 10 साल के शासन के बाद भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि खेला हो बे, यानी उनको विश्वास नहीं है अपनी जीत को लेकर, या उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पॉलिटिकल लड़ाई यहां पर लड़ रही है उससे वो दिक्कत में है। नहीं, देखिए, अभी 2021 का जो चुनाव है वो बहुत क्लियर चुनाव है कि बंगाल की संस्कृति का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। बंगाल की संस्कृति का रिप्रेजेंटेटिव 6 टाइम्स एमपी रह चुकी हैं, 2 दफा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ममता बनर्जी आवाम को कह रही, जनता को कह रही है कि मैं आपके संस्कृति के रिप्रेजेंटेटिव हूं। और दूसरी तरफ भाजपा है, भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपने इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने रेलवे बेच दिया जी। आप बंगाल की संस्कृति कहां से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये बहुत सिंपल सा चुनाव है। आज बंगाल की पूरी महिलाएं, बंगाल में जो एम फैक्टर है वो महिला फैक्टर है, पूरी महिलाएं। एम फैक्टर कोई दूसरा वाला फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है आजकल, तो ममता दीदी चाय वाय सब बना रही हैं और वो वीडियो भी हम सब ने देखा। चलिए, हम चाय का नाम ले रहे हैं तो चाय भी आ गई है, तो आप लोग चाय भी पी लीजिए। कुल्हड़ वाली चाय है बंगाल की, बड़ी फेमस, आप लोग भी पी लीजिए वो चाय। और तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक चाय आप तक, ये आखिरकार ये चाय वाला आइडिया कैसे आया ममता जी को? देखिए, चाय आपने अभी देखा होगा क्योंकि नेशनल मीडिया अभी फोकस कर रही है। ममता दीदी चाय तो हमेशा से बनाती है। अच्छा। हर घर में चाय बनता है। चाय हम बनाते हैं, इस बात को मार्केटिंग करके बेचना और किसी ने नहीं देखा। नरेंद्र मोदी ने ये बेचा अपने आप को कि भाई मैं चाय बनाया करता था। कहां बनाया करते थे, कब बनाया करते थे, किसी ने नहीं जाना। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने वादा कर दिया, जुमलाबाजी कर दिया कि हम 15 लाख रुपए देंगे। अच्छा, तो ममता दीदी का ये चाय वाला आइडिया नरेंद्र मोदी जी की वजह से आया? नहीं, चाय किस वजह से आया, मतलब अब मुझे सर समझाएं, जरा व्यूअर्स को भी समझाएं। मैं फिर अभी ममता दीदी ने चाय बनाया जी, आप इंस्पायर्ड हो गए, आप भी हमें चाय पिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बंगाल में आइए, चाय पीजिए, चाय पे चर्चा कीजिए। चाय किसी पार्टी का नहीं होता, ना बीजेपी का होता है, ना तृणमूल का होता है, ना किसी का होता है, ये सबके लिए है। यही बात तो फुआद साहब, अब तो टीएमसी भी चाय पे चर्चा करना चाह रही है। 2014-2019 में बीजेपी चाय पे चर्चा करती थी। देखिए, चाय बागान का जो मजदूरों का जो अभी सूरत हाल है, उनको जो दैनिक जो उनका जो मुआवजा मिलना था, वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनका साथ प्रताड़ना की है और जिस तरीके से तृणमूल ने प्रताड़ना की, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि चाय बागान का अधिग्रहण करेगी राज्य सरकार, वो पूरा वादा झूठ था। उसके बाद 2019 के सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चाय बागान का अधिग्रहण केंद्र सरकार करेगी, वो भी झूठा वादा निकला। और चाय बागानों का ये हाल है कि वहाँ मजदूरों को रोजी रोटी करने का उन्हें मौका नहीं मिले, वो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, ये आसाम में भी चाय बागान का एक ही हाल है। और पूरे हमारे हिंदुस्तान में चाय बागानों का जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर का तरफ चले गया है, वहाँ बागान के अंदर में जो मजदूरों का जो हक है, वो हकों का साथ खिलवाड़ किया है। तो चाय पे चर्चा अगर करना है तो जो लोग चाय बनाते हैं, जो लोग चाय को पैदा करते हैं, जो लोग चाय को हर नागरिकता के पास पहुंचाते हैं, उनके हकों के बारे में चर्चा होना चाहिए। ये लेकिन ममता बनर्जी और मोदी नहीं कर रही, सिर्फ लेफ्ट कर रही। जी, ये लेफ्ट कर रही है। संबित पात्रा, आपको, आपकी पार्टी को अपना बड़ा मुकाबला लेफ्ट से दिखाई देता है या टीएमसी से दिखाई देता है? देखिए अमीश भाई, मैं तो कहूंगा आप भूल जाइए यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं जी। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ।
आपको तो मीडिया पे भरोसा होगा क्योंकि आप तो खुद मीडिया के व्यक्ति हैं। जी जी। अब देखिए, हर मीडिया, आपका मीडिया हाउस ने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, वो तो भी पता चलेगा। हर मीडिया हाउस ने ओपिनियन पोल किया हुआ है, ओपिनियन पोल पब्लिकली दिखाए जा रहे हैं। और अमूमन ये लोकल चैनल्स ने भी किए हैं, बड़े बड़े चैनलों ने किए हुए हैं। और इन सभी चैनल्स और ये जो डिजिटल ओपिनियन पोल्स इत्यादि होते हैं, आजकल इनकी क्रेडिबिलिटी होती है क्योंकि 21वीं शताब्दी है, बहुत साइंटिफिक तरीके से करते हैं। आप देखिए, ओपिनियन पोल देख लीजिए, पहले कहां से शुरू हुआ था। अब वही ओपिनियन पोल जो 15 दिन पहले बीजेपी की सरकार बनते नहीं दिखा रहे थे, अब वो दिखा रहे धड़ल्ले से कि बीजेपी की सरकार बन रही है। नंबर 1, आप उस पर विश्वास करिए। नंबर 2, किससे मुकाबला हो रहा है, आपका ये प्रश्न था, उसमें ओपिनियन पोल वही उत्तर ले लीजिए, किससे मुकाबला हो रहा है। मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका इतिहास इतना लंबा था, आज कहीं ना कहीं वो इतिहास के गर्त में जाते हुए दिख रहे हैं इन ओपिनियन पोलों में। कांग्रेस पार्टी तो कहीं नहीं है, ना 3 में ना 13 में है। और देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने 34 वर्षों तक यहां शासन किया, कांग्रेस पार्टी ने उससे पहले शासन किया, ममता जी ने 10 वर्षों तक शासन किया। बंगाल की संस्कृति को किसने बचाया? बंगाल आज गरीबी के गर्त पे क्यों है? संस्कृति क्या होता है बंगाल का? बंगाल के लोगों को, बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिलना, क्या ये बंगाल की संस्कृति है? जय श्री राम क्या बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है? क्यों नहीं है? जय श्री राम भारत की मिट्टी का मूल, किसी धर्म का ये किसी धर्म का कॉल नहीं है, किसी धर्म का ये जयकारा नहीं है। जय श्री राम मेरा भी उतना ही है जितना मेरे तौसीफ भाई का है, जितने मेरे फुआद भाई का है, जितना अमीश देवगन का है। ये मिट्टी, ये जो धरती है, ये सैकड़ों वर्ष जब धर्म नहीं बने थे तब से ये मिट्टी थी मेरे भाई, और तब से जय श्री राम है। ये क्या की लड़ाई है कि जय श्री राम मेरा नहीं है, जय श्री राम तेरा है? अरे मेरा भी है, इनका भी, इनसे पूछिए। जब पॉलिटिकल रैली में जय श्री राम का नारा लगता है तो ममता दीदी इतनी परेशान क्यों जाती है? अब तो वो भी चंडी पाठ, दुर्गा पाठ आप ही कहते थे। आपने मेरे कार्यक्रमों में कई बारी का आर पार और टक्कर के अंदर कि अमीश भाई, धर्म का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, धार्मिक नारे नहीं होने चाहिए। लेकिन चुनावी रैली में चंडी पाठ और दुर्गा पाठ करे जा रहे हैं, किस लिए करे जा रहे हैं? और वो चुनाव की बेला पे। देखिए, बंगाल की संस्कृति क्या, मैं आपको बताता हूँ। दिलीप घोष जी ने, बीजेपी के जो बंगाल चीफ है, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। आपने जय श्री राम से रिलेटेड पूछा, उन्होंने कॉन्क्लेव में, मीडिया के चैनल के कॉन्क्लेव में कहा था कि ये दुर्गा माँ कहां से आ गई। जय श्री राम का तो एंसेस्टर्स का पूरा रिकॉर्ड है, दुर्गा माँ के एंसेस्टर्स का रिकॉर्ड नहीं। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। आप भगवानों में कंपटीशन कर देना, महिलाओं का अपमान कर देना, यह बंगाल की संस्कृति में नहीं है। आप सारे भगवान समान होते हैं, सबका आदर किया जाता है, लेकिन अब भगवान को नाम पे मार्केटिंग करना, उनको बेचना इस तरीके से क्या, ताकि आपको राजनीति में आप उठाया जाए। चंडी पाठ, दुर्गा पाठ क्या था? मार्केटिंग था, चुनावी गिमिक था, क्या था? चंडी पाठ और दुर्गा पाठ क्या था, ये बता दीजिए। चंडी पाठ, जब चंडी पाठ अमित शाह ने नहीं करा चंडी पाठ, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं करा, ममता बनर्जी ने करा चंडी पाठ और दुर्गा पाठ क्या था? ममता बनर्जी जब चंडी पाठ पढ़ी थी तो उन्होंने बताया था कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ और तुम मुझे हिंदुत्व मत सिखाओ। गुजरात में राहुल गांधी ने भी यही करा था, जब आप लोगों ने विरोध करा था। राहुल गांधी ने बोला, सर एक सेकंड, राहुल गांधी ने जब बोला, उनके जो प्रवक्ता ने बोला, मीडिया इंचार्ज ने बोला कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है, और आप लोगों ने बोला ये देखिए राजनीति में क्या हो रहा है, कांग्रेस का भी वही हाल है। तो फिर अब ममता बनर्जी को बताने की जरूरत पड़ रही है कि वो ब्राह्मण है? नहीं, उसको किस बारे में ममता बनर्जी को बताने की ये जरूरत है कि किसी भगवान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है बीजेपी को। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए। बीजेपी रॉन्ग नंबर है, यही वो बता रही है लोगों को, जनता को, कि इनके पास में किसी भगवान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप ये धर्म सिखाने वाले नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है न रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये? ठीक है, संबित फिरका परस्ती की बात हुआ साहब ने भी करी, और अभी इन्होंने बोला कि आपके पास कोई कॉपीराइट नहीं है जय श्री राम का या फिर किसी भी भगवान का, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन्होंने तो उस शब्द का इस्तेमाल किया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमीश भाई, आप चाहते हैं कि ये डिस्कशन एक सार्थक डिस्कशन हो, मैं थोड़ा सा दिल की बात कर लूं, बिल्कुल बेरोक टोक कुछ सच्चाई बता दूं। मैं लगभग 1 महीने से कलकत्ता में हूं और मैं घूम रहा हूं। देखिए, हमारे कई रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, बंगाल और कलकत्ता में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हम भी बंगाली बोलते हैं, वो भी उड़िया बोलते हैं। मैं कई लोगों से यहाँ पूछा हूँ, आप जानते हैं बंगाल में आज एक डर है, खास करके कलकत्ता जैसे शहर में भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो, ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति, घुसपैठियों को आगे बढ़ाने की राजनीति चल रही है, क्या होगा कलकत्ता में हमारा? ये आप कलकत्ता के साधारण लोगों से पूछिए, बोलते नहीं है, बोलते हैं तो धीरे से बोलते हैं।
ये डर है। ये क्यों है ये डर? ये डर तुष्टीकरण की नॉन स्टॉप जो राजनीति इतने वर्षों तक चली है। और जय श्री राम के लिए आप बोल रहे हैं हम यहां पे कम्युनलिज्म कर रहे हैं। बहुत बड़े नेता ने टीएमसी के कहा कि अगर हम सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे तो 3 से 4 पाकिस्तान बना देंगे हम। 30% मुसलमान है, तुम 70% के ऊपर कूद रहे हो। यही कहा था उन्होंने, तुम 70% को लेकर सरकार बनाना चाहते हो, हम 30% अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो 4 पाकिस्तान बना देंगे। आप बताइए, ममता बनर्जी ने अभी तक उसके खिलाफ एक बयान दिया है? लेफ्ट ने अभी तक कहा है कि यह निंदनीय है? नहीं। जय श्री राम तो निंदनीय है, 4 पाकिस्तान वाह वंदनीय है। ये क्यों है भैया? और हम सीना ठोक के कहते हैं भाई साहब, बिल्कुल ठोक के कहते हैं, तुष्टीकरण होबे ना, चौलबे ना। ये तुष्टीकरण की राजनीति होगी नहीं। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। आपने भी फिरका परस्ती की बात करी थी। बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री का भी नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। क्या कहना चाहते हैं? 30% मुसलमान जो है वो 4 पाकिस्तान क्रिएट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है राजनीति में वो ये तो स्पष्ट तरीके से हमने खंडन की है। इमीडिएटली हमने खंडन किया कि पाकिस्तान का मामला ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए तृणमूल के अंदर में एक हिस्सा काम कर रही है, और ये मिली भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माने भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के फाइल रात को 4 बजे तक अमित शाह देखते हैं और देखते किसका किसका नाम है, और जिनका जिनका नाम तृणमूल कांग्रेस के ईडी और सीबीआई फाइल में, उनको बुलाते हैं और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़ जाए। इस तरीके से इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का। ये रिश्ता पुराना है। आपको तो याद होगा, मंच में बैठे थे अमित शाह जब भाग मुकुल भाग का स्लोगन दिया गया था, आपने अपना कैमरा में पकड़ा था, और अभी मुकुल राय साहब बगल में बैठे हुए भागते भागते तृणमूल से बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये बात तो स्पष्ट है, ये तो नई बात नहीं है। आपके 90% जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के आज है, संबित बात है, 90% वो तृणमूल कांग्रेस से भागे हुए हैं, जिनके नाम दागी माल है। अब नरेंद्र मोदी साहब जब मंच में खड़े थे ब्रिगेड रैली में, तो वो तो लग रहा था ईडी और सीबीआई के रोल कॉल कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती शुरू करके शोभम देव चट्टोपाध्याय, सभी का नाम में केस बना हुआ है, वो रोल कॉल ले रहे थे, और इसीलिए 4-4 बजे तक वो जगे रहते कि यार नया किसका नाम चढ़ा है और कैसे उसको भारतीय जनता पार्टी में हम लोग उसको मेंबरशिप दे। तो ये बात साफ है। लेकिन मुद्दे की बात क्या? मुद्दे की बात ये है कि सरकारी विज्ञापन नरेंद्र मोदी जी साहब ने दिया 25 फरवरी को आवास योजना में, उसमें एक महिला का फोटो आया और वो महिला को आवास मिला ही नहीं, वो तो 500 रुपया भाड़ा देकर के बाजार में रहती है। अब बताइए, जनता के पैसा खर्च करके इतनी बड़ी झूठ, प्रधानमंत्री स्वयं उसमें जुड़े हुए हैं। और इतिहास ये कहता है, ब्रिगेड रैली में भारतीय जनता पार्टी ने बाएं महाज का जो ब्रिगेड रैली का फोटो चिपका करके उसे वो लोग प्रदर्शन किया आवाम के सामने कि ये हमारा समर्थन है। तो ये हाल हकीकत है भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में। आपका ये कहना है कि बीजेपी और टीएमसी का फिक्स्ड मैच है? मैं ये कह रहा हूं कि परीक्षा से पहले जो छात्र अपना पढ़ाई लिखाई सही से नहीं करते थे, वो लोग जाकर के पूजा पाठ, दरगाह, दुआ वगैरह में भरोसा करते हैं। भाई 8 साल की सरकार हो गई है, आप बोलिए बंगाल के कितने युवक युवतियों को आपने रेल में नौकरी दी, ये बात कहिए। ये कहते हैं पूजा पाठ नहीं, नौकरी की बात होनी चाहिए, और इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पे भी आरोप लगाया। मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो है वही जो परीक्षार्थी या विद्यार्थी मंदिरों में, मस्जिदों में जाके पूजा पाठ, नमाज इत्यादि करता है, जो एग्जामिनेशन में बैठता है। जो विद्यार्थी एग्जामिनेशन में बैठता ही नहीं है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कौन सा विद्यार्थी? एक विद्यार्थी है जो अभी तक आया ही नहीं है स्कूल में, वो है बाहर। खैर, उसके बारे में मैं नहीं बोलता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो फुआद भाई ने उठाया, मैं उसका जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि हम 90% जो भागे हुए लोग टीएमसी के हैं वो हमारे पार्टी में है, और हम कैसे गठबंधन लेके चल रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं तो कम जानता हूं, मगर आप दोनों से पूछिए, दोनों यहाँ के मूल व्यक्ति हैं, यहाँ की राजनीति को समझते हैं। 75 के आसपास, 1975 के समय एक साइनबारी मर्डर केस हुआ था। आप जानते हैं, कम्युनिस्ट लोगों ने घुस करके एक घर में यहाँ पर साइनबारी में 2 भाइयों को जो कांग्रेसी थे उनकी हत्या की थी, और उनके खून से चावल बनाया गया था। उस बिरयानी को माँ को, उनकी बूढ़ी माँ को खिलाया गया था। वो बूढ़ी माँ पागल हो गई, अपने बच्चों के खून से और मांस से कोई बिरयानी खा सकता है? उसको खिलाया गया, कम्युनिस्टों ने खिलाया था। आज वही कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक होकर दोनों किस हाशिए पे है सोचिए। जहां बिरयानी, बेटे के मांस की बिरयानी मां को खिलाई जा रही थी, वही 2 पार्टी आज एक हुए हैं। वो हमें नैतिकता बता रहे हैं। और दूसरी बात है, देखिए, कभी भी अपने धर्म को लेकर एपोलोजेटिक मत होइए। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम मुसलमान को, सिखों को, किसी को अलग देखें। हम तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास। मगर ये तुष्टीकरण की राजनीति, आप
स्टाइपेंड देंगे, केवल मुस्लिम्स को देंगे और केवल जो नमाज पढ़ते हैं उनको देंगे। आप पुरोहितों को क्यों बाहर रखते हैं? आप दुर्गा पूजा को विसर्जित नहीं होने देंगे। दुर्गा माँ, ये दुर्गा माँ की माटी है। आप यहां पर देखिए 2 वर्षों तक मुहर्रम की रैली के लिए, मुहर्रम के जुलूस के लिए आपने माँ दुर्गा को विसर्जित नहीं पर अब तो ठीक हो गया। क्या अब तो ठीक हो गया? क्या होता है, जब हमने कोर्ट गए, कोर्ट में जाके कोर्ट का फटकार पड़ा, उसके बाद ठीक हुआ और तब जाके अब ममता बनर्जी, मैं ब्राह्मण हूं, अरे मैं ब्राह्मण हूं, बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? राहुल गांधी को भी क्यों कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बंद कमरे में राहुल गांधी कहते थे हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, तो दुनिया जान गया अरे ये तो मुसलमानों की पार्टी है, लाओ 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 जनेऊ लाओ, मैं कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनूंगा। अब ममता बनर्जी जी का भी यही हाल है। ठीक है, मैं पहले एक जवाब ले लूं जो आरोप लगाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं संबित पात्रा से कि उन्होंने आवास योजना का जो चित्र निकला था उसका प्रतिवाद उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एकदम साफ झूठ किया। दूसरी बात, मैं पहले शुक्रिया अदा कर दूं उनको कि अमित शाह ने मुकुल राय के साथ थे मंच में, मुकुल भाग ने कहा और 90% लोग जो थे उनका उन्होंने खंडन नहीं किया। तो ठीक बात है, दुर्नीतिग्रस्त लोग है भारतीय जनता पार्टी और मिलीभगत साफ है। अब जो आप जो सवाल कर रहे हैं तो ये तो सीधी बात है कि इस चुनाव में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ठोस मुद्दा बंगाल के विकास के लिए नहीं बोली जा रही है। बोलोगे जो क्या बोलते हैं चुनावी जो संकल्प पत्र उसको घोषणा किया है, लेकिन वो बात वो लोग खड़ा होकर के खुले आवाज से नहीं करे। हम जिस जोर से कह रहे हैं कि 5.5 लाख नौकरी जो पश्चिम बंगाल के सरकार की है, जो फाका पड़ी हुई है, उसको हम भर्ती करेंगे। 92,000 स्कूल के जो शिक्षक शिक्षिकाओं का पद है उसको हम लोग मुकम्मल करेंगे, उसको हम लोग भर्ती करेंगे। इस तरीके से ये अलायंस कह रही, ये अलायंस का मतलब क्या है? अलायंस का मतलब नहीं है कि हम लोग कंधा में कंधा देकर के इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। ये कंधा में ये पॉलिटिक्स का मतलब यही होता है। यही तो इलेक्शन का हमारा मुद्दा है। हमारा अलायंस का मुद्दा है कि 5.5 लाख सरकारी नौकरी हम लोग पूरा करेंगे, 92,000 नौकरी पूरा करेंगे। स्टेट का जो दो आइडियोलॉजीज की विचारधारा है, जिसमें राइट विंग है जिसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आता है, एक लेफ्ट विंग है जिसमें लेफ्ट पार्टीज आती हैं जी। इसीलिए लेकिन इसका मतलब क्या है? ये आइडियोलॉजी का मतलब कांग्रेस के साथ अलायंस है। केरल में आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके ये आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? बंगाल में अभी ये आइडियोलॉजी का मतलब 75 के मर्डर केस की बात करी। 75 नहीं है, वो 72 का केस है, उनको नहीं मालूम और हाईकोर्ट ने उसे हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया। अब जो कहानी है वो कहानी के ऊपर में वो लोग अपना रोटी सेक रहे, वो कहानी का मैं विरोध नहीं करना चाहता कि वो हाईकोर्ट के कोर्ट का जो राय है उसमें ये विषय को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, खत्म हो गया, उसकी जजमेंट हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झूठ के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है बंगाल में। अभी हमारे बंगाल में सीधी बात है, केरल में भारतीय जनता पार्टी फैक्टरी नहीं है, तो वहां पर जो लड़ाई होगी वो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में होगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उभरा है तृणमूल कांग्रेस के बदौलत। यहां भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला करना है और तृणमूल कांग्रेस के आपने आइडियोलॉजिकल नहीं, सवाल अधूरा है आपका। बीजेपी से लड़ना है तो बीजेपी और तृणमूल को दोनों को शिकस्त देना है, इसीलिए तमाम सेकुलर फोर्स एक जगह आ रहा है। देखिए, इस बार 21 में चुनाव हो रहा है। इससे पहले जब 16 में चुनाव हुआ था बीजेपी को कितने सीट मिले थे? 3 सीट। 3 सीट की हम पार्टी थे। अब कितना मिलेगा आपको मालूम पड़ेगा 2 तारीख को। सोचिए सर, मैं 1 सेकेंड सर, 3 सीट की पार्टी के साथ आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, अगर हम नॉन इश्यू हैं, इतना लड़ने की आवश्यकता है क्या? अरे छोड़ो ना, 3 सीट की पार्टी से क्यों आप बहस कर रहे हो? आपको जिसके साथ बहस करना चाहिए, एक बात भी आपने सुना, मोदी जैसा वो झूठा, बीजेपी ऐसा नहीं, वो ममता जी साइड सीट में बैठी हुई हैं। मेन सीट पे तो मोदी जी और बीजेपी बैठे हुए हैं। ममता जी तो उन्होंने वो स्टेपनी में बैठा हुआ है कि ममता जी को बीच में, ममता जी ऐसी थोड़ा सा बोल देते हैं तो लोग बोलेंगे अरे ये तो ममता जी के बारे में कुछ नहीं बोल, थोड़ा सा ममता जी को ले आते हैं। मगर आप सोचिए, ये भी जानते हैं सरकार किसकी आने वाली है, तभी सारा गुस्सा, सारा विष वो हमारे ऊपर ही उगला जा रहा है। बाकी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे, कितना 96,000 या करोड़ कुछ ये नौकरी देने वाले हैं। 34 साल तक कंबल डाल के सोए, अब बोल रहे हैं मुकम्मल करेंगे। भाई साहब, आपको मौका मिला था ना, 34 साल तक मौका मिला था। बंगाल सोनार बंगला हो जाता अगर आपने, कांग्रेस ने और टीएमसी ने काम किया होता। किया नहीं, तभी तो ये आज हंस रहे जी। अब मैं तौसीफ आपका रुख करता हूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। तौसीफ, ये जो 30% पर आप लोगों का फोकस है, 30% आईएसएफ आ गया, ओवैसी आ गया, तो आपने बोला ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आया। यानी आप भी मान रहे हैं कि उस 30% में आईएसएफ का एक हिस्सा, मैं कॉपी पे लिख के बताता हूं, आईएसएफ का एक हिस्सा होगा, कुछ हिस्सा ओवैसी साहब का होगा, तो आपका कम हो जाएगा हिस्सा। यही बात है, वो 30% पे आपका फोकस है।
तृणमूल का फोकस 100% पे है, 30% पे नहीं है। तो फिर ओवैसी के आने से परेशानी क्यों? नहीं, ओवैसी को तो जनता निकाल दे रही है ना, जनता ही यहाँ पे। पर आप जब वो आ रहे थे, तौसीफ जी आ रहे थे, ममता दीदी ने ऐसा बोला, और मेरी जानकारी तो ये भी है कि इस समय ओवैसी साहब तो सिर्फ 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब उसके कारण क्या है, उसका गठबंधन किसके साथ हुआ ये आप बताइए। अब दूसरी तरफ से आरोप लगता है कि ममता दीदी के साथ गठबंधन हुआ है। क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि 30% वोट बटे ना, क्योंकि 70% तो लगता बटेगा, ऐसा अमूमन पॉलिटिकल पंडित आंक किया जाते हैं। 30% एक मुश्त आपको पड़ जाएगा। नहीं, देखिए 70 भी बटेगा, 30 भी बटेगा, क्योंकि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो बताता हो कि धर्म के नाम पे बंगाल में कभी भी वोटिंग हुआ हो, ऐसा कोई डेटा नहीं है। और यही एक मिसरीडिंग है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी सिर्फ 70% पे फोकस कर रही है। अब बीजेपी को इससे आउट रखिए, देखिए मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे, बीजेपी को इससे आउट रखिए। जब ओवैसी लड़ रहे थे तब लेफ्ट ने कुछ ज्यादा उन्होंने बोला उनका हक है चुनाव लड़ने का, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी टीएमसी की थी। टीएमसी बार बार कह रही थी ये बीजेपी को मदद करने के लिए आ रहे हैं यहां पर, मतलब वो उनकी नजर भी उस 30% वोट बैंक में थी, आपकी नजर भी यानी उस 30% वोट बैंक पे थी ना। देखिए ओवैसी साहब आए, आईएसएफ आया इनके साथ, आईएसएफ आप फुरफुरा शरीफ लड़ रहा है इनके साथ, तब आपने ये बोला कि देखिए फुरफुरा शरीफ आ रहा है, अब ये फिर मदद हो जाएगी, हमारा पूरा वोट बैंक तोड़ने की कोशिश है। वो वोट बैंक कौन सा है? फुरफुरा शरीफ वाला वोट बैंक, कट्टरपंथी वोट बैंक। वोट बैंक जो है वो 100% वोट बैंक है जिसपे टारगेट किया हुआ है तृणमूल का। आप देखिए बीजेपी 70% में जो फोकस रखती है तो वो क्या करती है, अभी मेरे मित्र संबित पात्रा जी कह रहे थे कि डर है, बंगालियों में डर है, बंगाली डरे हुए हैं। ये तो बंगालियों की तौहीन कर रहे हैं, उनका इंसल्ट कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े बड़े यहां पे लोग आए, उस टाइम में बंगाली कभी नहीं डरा, आज बीजेपी से डर जाएगा, बीजेपी के गुंडों से डर जाएगा, बीजेपी के धमकियों से डर जाएगा। ऐसा होने वाला है। अब बंगालियों को इंसल्ट करेंगे और उसके बाद आकर के बोलेंगे कि मुझे बंगालियों का वोट चाहिए। जेपी नड्डा से साहब आए, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने क्या कह दिया कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहां हुआ, यहां तक उनको नहीं मालूम, वो कह देते हैं कि बोलपुर में हुआ। उन्हें ये नहीं मालूम, उनका ट्विटर हैंडल में लिख दिया गया, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में। उनसे पूछे कि आप संस्कृति को कितना जानते हैं, तो वो सिर्फ फोटो लेके घूमते हैं। आप देखेंगे कि वो आ जाएंगे, फोटो कर लेंगे, 2-4 जगह जाएंगे, प्रणाम करेंगे, आप फूल चढ़ा देंगे, सिर्फ कैमरा के लिए। लोगों के दिल में आप नहीं उतर पाएंगे। ठीक है, लोगों के दिल में उतरने के लिए आप जब रोड शो किया था अमित शाह जी ने, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति क्यों टूटा? वो मूर्ति नहीं टूटना चाहिए, तब आप लोगों का दिल जीते। अगर आप लोगों के दिल को नहीं जीतेंगे, जब आपको लोगों वोट नहीं करेंगे, तो आप वोट कहां से लाएंगे, ये सवाल उठता है। अब अभी ओपिनियन पोल का आप हवाला दे रहे हैं कि ओपिनियन पोल देखिए आ गए। ओपिनियन पोल के जो आते हैं वो किस बेसिस पे आते हैं, कितने लोगों से बातचीत किया जाता है? क्या वो ओपिनियन पोल तो ओपिनियन पोल के बेसिस पे आते हैं। दिल्ली चुनाव में भी ओपिनियन पोल आए थे जिसमें अरविंद केजरीवाल को आगे दिखाया गया था, अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते। 2019 में भी ओपिनियन पोल आए थे, नरेंद्र मोदी को आगे दिखाया गया था। हमारा ये ओपिनियन पोल था इप्सॉस का, जिसने बताया था कि हो सकता है 280 से ज्यादा बीजेपी सीटें क्रॉस कर जाए, 300 क्रॉस कर गई बीजेपी अपने बूते के ऊपर। तो ओपिनियन पोल तो हर चुनाव में आते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आते हैं, दिल्ली के चुनाव में भी आते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में भी आते हैं, बंगाल के चुनाव में भी आ रहे हैं। वो तो एक साइंटिफिक मेथड है, वो तो आते रहते हैं। उसी ओपिनियन पोल में आप 15 दिन तक आगे चल रहे थे, अब कांटे की टक्कर, और अब कुछ ओपिनियन पोल में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है। तो वो ओपिनियन पोल तो ओपिनियन पोल है। लेकिन संबित जी आप बंगाली अस्मिता के खिलाफ है, ये आप पे आरोप है, और आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर। यहाँ पहली बात बताइए, हम बंगाली अस्मिता के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे फाउंडर हैं। नंबर 2, आप मुझे दिखा दीजिए 294 सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से बुलाकर, उत्तर प्रदेश, बिहार से, गुजरात से, उड़ीसा से बुलाकर के लोगों को टिकट दिया है क्या? हमारे बंगाली बंधु नहीं, क्यों नहीं आएंगे? हम ऑल इंडिया पार्टी है, आपके पास चुनाव लड़ाने वाले नहीं है तो क्या ये हमारी गलती है? भैया हम ऑल इंडिया पार्टी है, इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड कंट्री। ये कहाँ के ये संविधान के रक्षक बनते हैं और फिर कहते हैं कि दूसरे स्टेट के लोग हमारे स्टेट में। अरे सब स्टेट के लोग सब स्टेट में। इसका प्रेशर तो था समित, प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा कि जनगण मन कोई बात की बात उनको बोलनी पड़ी। देखिए जिनके पास एजेंडा नहीं होता है, एक बात याद रखिए, जिनके पास एजेंडा नहीं होता है वही बाहरी भित्ति। मैं कह रहा हूं उसका आउटसाइडर का दबाव है आपकी पार्टी की। कोई दबाव नहीं है जी, मैंने आपको एक चैलेंज दिया ना 294। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कितनी गलत एजेंडा चलाई जा रही है कि ये देश एक है, इस देश को हम विभाजित नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस जब ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो क्या सुभाष चंद्र बोस एक बाहरी व्यक्ति थे पूरे हिंदुस्तान के? बिल्कुल नहीं।
जब प्रणब दा राष्ट्रपति बने पूरे हिंदुस्तान के, तो वो पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे जी, वो केवल बंगाल के राष्ट्रपति नहीं थे, वो सबके थे। जो देखिए, ये भारत हम सबका है, हम ऑल इंडिया पार्टी है, कैंपेनिंग करने आएंगे। 294 सीट में वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड यही का है और वो यहां के वोटर है। अमित शाह जी ने कल आपके इंटरव्यू में कहा कि मैं यहां का चुनाव लड़ नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। हम लड़ेंगे चुनाव वहां जहां हम वोटर हैं, यहां के जो माटी के पुत्र और पुत्री हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं। धरती पुत्र। दूसरी बात मैंने हाँ बोलिए। धरती पुत्र की ये बात करते हैं तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं करते? चलिए, हर एक व्यक्ति इनके पार्टी में चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, ऐसा क्यों है? आप डिक्लेयर कर दीजिए, कुछ एक बंदे को डिक्लेयर कर दीजिए। आप डिवाइडेड हाउस क्यों रखे हुए आप? ठीक। नंबर 1, ये 294 जो हमारे कॉन्टेस्टेंट हैं उनके अंदर से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और बार बार हमारी पार्टी ने कहा कोई नॉन बंगाली तो नहीं बन जाएगा ना, माटी का पुत्र ही, धरती पुत्र ही चीफ मिनिस्टर बनेगा ना। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में यही लोग चिल्ला के हमसे पूछते थे कि कैसे आपके बहुमत आ सकती है, आपने तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही घोषित नहीं किया। देखिए मायावती कितनी बड़ी है, देखिए यहां पर अखिलेश जी कितने बड़े हैं, आपका कौन है? उस समय हम ऐसे टॉन्ट करते थे। 325 सीट्स आए, यहां हरियाणा में इसी प्रकार टॉन्ट करते थे, बाकी महाराष्ट्र में इसी प्रकार टॉन्ट करते थे। आज यहां टॉन्ट कर रहे हैं कि बताओ तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन होगा। मई 2 इंतजार करें ना, 2 मई के बाद मुख्यमंत्री भी हम ही देंगे ना जी, हमारा ही होगा मुख्यमंत्री। 2 मई दीदी गई। मैं आपको बताऊंगा, 2 मई दीदी गई। लगातार बीजेपी कह रही है, और अब तो समझ में आता कह रहे हैं कि घबराइए मत, आप मुख्यमंत्री मत पूछिए, 2 मई के बाद हम आपको बता देंगे, इनको आपको बताएंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए पहली तो बात मैं उसमें नहीं जाता। इतिहास में जब संबित ने रेज किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको याद रखना पड़ेगा कि वो मुस्लिम लीग के मंत्रिसभा में सदस्य थे और मंत्री बने थे। और याद इंटरेस्टिंग इसलिए रखना है कि 23 मार्च सन 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया था मुस्लिम लीग लाहौर में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज्वाइन किए थे जिन्होंने ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रस्ताव को रखा था मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में। उन्हीं के मंत्रिसभा में वो मंत्री का शपथ लिए थे 12 दिसंबर 1941, 18 महीना बाद। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिरका परस्ती का पुराना रिश्ता है, बुनियादी रिश्ता है, दिली रिश्ता है। वो लोग चाहते हैं कि फिरका परस्त ताकतें, चाहे वो फुरफुरा शरीफ मैं आ रहा हूँ, फुरफुरा शरीफ में आ रहा हूँ, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी को, ये मिली भगत उनका रहे। और यहाँ पर आपको जहन में रखना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस ने जब अपना चुनावी चिन्ह तय किया था जोड़ा फूल, तो सन 1998 में उन्होंने इसीलिए फूल को चुना था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी फूल था। उनका स्लोगन था एक वृंद दुटी फूल, तृणमूल और बीजेपी, ये उनका स्लोगन था। तो ये स्लोगन से वो लोग पैदा हुए। 9 साल तक ममता बनर्जी ने वाजपेयी का सरकार में मंत्रिसभा के मंत्री के हैसियत में रही, 6 साल एक साथ उन लोग राह चले। उनका पैदाइशी एक रिश्ता है, और उसी रिश्ता के बुनियाद पर जो संख्या लोगों जो फिरका परस्ती है, ममता बनर्जी जिसका तुष्टिकरण करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से पाठ सीख करके वो आई है। ये तो नई बात नहीं है। शरीफ फिरका परस्त है कि नहीं है? ये बात तो साफ है कि इंडियन सेकुलर फ्रंट वाहिद एक संगठन है जिसे इलेक्शन कमीशन ने पहचान दी है। वो लोग संविधान के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और उनका हक है हर एक नागरिक जैसा ये चुनाव लड़ना। बीजेपी भी एक इसीलिए तो संविधान जी, और हमारा पॉलिटिकल स्टैंड ये है कि भारतीय जनता पार्टी यकीनन ये तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें दिया। और आपको ये बात जान के खुशी होगी कि ISF के जो कैंडिडेट लिस्ट है, वो कैंडिडेट लिस्ट का आप अगर जायजा ले तो देखेंगे सभी धर्म सभी जाति के लोग हैं। उनका संगठन का मैं खत्म कर दूं। आप ISF का बात कर रहे हैं ना, फुरफुरा शरीफ की बात कर रहे हैं। फुरफुरा शरीफ कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है। इंडियन सेकुलर फ्रंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपके जहन नहीं, वही नहीं है। प्लीज डोंट मेक टू थिंग्स टुगेदर, ठीक है? आप अगर जबरदस्ती करना चाहें तो आपका पॉलिटिकल इंटेंशन वो जाहिर होती है। नहीं, आप अगर फुरफुरा शरीफ और इंडियन सेकुलर आप अगर ISF और फुरफुरा शरीफ को एक ही आइडेंटिटी में जोड़ते हैं तो ये आपका पॉलिटिकल एनालिसिस है, आपका पॉलिटिकल विचार का उसका प्रकटीकरण है। वो पॉलिटिकल विचार अगर आपका रहे तो मैं आपका विरोध करता हूं, बात समझ लीजिए। तौसीफ 40 सेकंड क्विकली। देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ISF पर आप क्या कहना चाहते जो है, ISF कहती आई है कि वो एक सेक्युलर फ्रंट है, वो सारे लोगों को लेकर के चलने वाली कोई एक धर्म विशेष नहीं है। उसका जवाब आपको मिलेगा कि वो किन किन लोगों को टिकट दे रही है। यही चीज आप अप्लाई कीजिए बीजेपी पे। कहते हैं सबका साथ सबका विकास,
तो क्यों नहीं आप टिकट देते? आपके जो पूर्व एविएशन मिनिस्टर रहे उनको तो अपने इलेक्शन नहीं देते टिकट लड़ने के लिए। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप दिखाइए कि जितने मंत्रालय हैं सिर्फ हिंदू ब्राह्मण या अपर कास्ट को क्यों देते, लोअर कास्ट हिंदू को क्यों नहीं देते, दलित को क्यों नहीं देते? आप कितना रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन है? जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो टिकट दिया जाता है वो तो रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया जाता है ना, समाज के हर हिस्से को वहां पर रिप्रेजेंट होना है। बीजेपी वैसा क्यों नहीं करती? मैं इसके बाद वैसा नहीं करती। प्रधानमंत्री कि वो बड़े सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश गए, ढाका दौरा किया, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन आप क्विक टेक ऑन दिस। देखिए, इन्होंने जो कहा कि हम फिरका परस्त पार्टी है, बार बार कह रहे हैं, मगर जब आपने पूछा कि आईएसएफ फिरका परस्त पार्टी है या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो एक वाहिद पार्टी है और वो इलेक्शन कमीशन द्वारा स्टैम्प्ड पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी को मंगल ग्रह के इलेक्शन कमीशन ने हमें स्टैंप दिया है, इसी इलेक्शन कमीशन ने स्टैंप दिया है। हम भी एक वाहिद पार्टी है, मगर हम खराब हैं, हम खराब हैं या आईएसएफ ठीक है, एआईयूडीएफ ठीक है, वो वाहिद पार्टी है, वो बहुत अच्छी है। ये अजमल बदरुद्दीन वो बहुत अच्छा है। पीएफआई का जो एसडीपीआई है वो वाहिद पार्टी है। बस हम ही खराब है ना, क्योंकि हम अपीजमेंट नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि हम जो है टिकट ब्राह्मणों को दे देते हैं। अरे भैया, इस चुनाव में कौन ब्राह्मण बना हुआ है? चिल्ला चिल्ला कर तो आप अभी कह रहे थे ममता बनर्जी साधारण हिंदू नहीं है, वो तो ब्राह्मण है। हमारे आप खुद ही सब लोग ब्राह्मण बने हुए, आप खुद ही फिर चाहते हैं कि ब्राह्मणों को टिकट ना दे। पहले डिसाइड तो कर ले, ब्राह्मणों को टिकट देना है, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है ना? आपने खुद कहा कि ब्राह्मणों को बढ़ाते हैं हम आगे, महिलाओं को आप नहीं देते, पिछड़े ब्राह्मण भी कहा था ना आपने। रिप्रेजेंटेशन का बात है ना, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी होगा या डेमोक्रेसी? ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सबको साथ में लेकर चले। वैसे ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं, आपसे सवाल ये उठता है, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आपने शहनवाज साहब को टिकट क्यों नहीं दिया? आपने अब्बास नकवी शहनवाज जी मंत्री हैं भाई साहब, मंत्री बन गए। शहनवाज जी मंत्री हैं। अब तो वो तो पुराने केंद्रीय मंत्री रहे थे, एविएशन मिनिस्टर रहे थे, तो आपने उनको क्यों नहीं लड़वाया? ममता जी तो पुरानी केंद्र मंत्री थी, तो आज वो मुख्यमंत्री है, तो उसमें क्या? आप उनको बना दीजिए मुख्यमंत्री। आप शहनवाज हुसैन को बना दिए। आपने ममता बनर्जी का बात बताया, केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री बनी। आप शहनवाज हुसैन को शहनवाज हुसैन का विषय बिहार का मुख्यमंत्री शहनवाज हुसैन को बना दीजिए। विषय से भटके नहीं। विषय है इतना कि इन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये खुद ही कह रहे थे हमारी मुख्यमंत्री ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, और अभी आप कह रहे हैं हम ब्राह्मणों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों चीज कैसे होगा? आप मतलब थोड़ा फंस गए तो आसिफ, क्योंकि आपने इस बात को खुद बोला कि देखिए ये तो ब्राह्मण है, और फिर आपने बोला ये लोग ब्राह्मणों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। देखिए या तो वहां से पीछे हटिए, यहाँ से पीछे हटिए, एक जगह से तो हटना ही पड़ेगा। जब उन्होंने बोला कि केंद्रीय मंत्री थी ममता बनर्जी, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनी। मैं कहता हूँ केंद्रीय मंत्री शहनवाज साहब थे। ये शहनवाज में डिबेट नहीं हो रहा है। कोई भी कह दे कि 4 पाकिस्तान अलग हो जाएगा, हमारे जीते जी ये नहीं होने देंगे हम। नंबर 1, कान खोल के सुन लिया जाए। नंबर 2, कान खोल के सुन लिया जाए, सीना ठोक के सीएए बनाया था, हमारी सरकार ने बनाया था। और हाँ, जो प्रताड़ित लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, जो 6 हमारे धर्म हैं, उनके लोग जो प्रताड़ित होकर आए हैं, हम उनको यहां सिटीजनशिप देंगे। इस चर्चा में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, लेकिन अंतराल के बाद भी